हेलो दोस्तों, मैं अतुल कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आईटीआई से नौकरी में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कटिंग औजार। दोस्तों, इससे पहले आप जान लीजिए कि हमने यूपीआरएमएल के मॉक टेस्ट भी करा रखे हैं, प्रैक्टिस सेट करा रखे हैं। वो 10 प्रैक्टिस सेट है, उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी एग्जामों के लिए, विशेषकर यूपीआरएमएल के लिए। तो वो भी आप देख सकते हैं, हमारे क्लास वीडियो भी देख सकते हैं। और अभी हमारा जो सीरीज चल रहा है, ये हमारा चल रहा है चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव। जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बनते हैं उनके क्वेश्चन प्लस उनसे संबंधित चीजें भी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन जो है कटिंग औजार। और इसके लगभग 3 पार्ट या 2 पार्ट आएंगे, तो इनके पार्ट भी आप देखिएगा। तो आज शुरू करते हैं। और दोस्तों, इसके साथ ही साथ आप इसका पीडीएफ जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। मैं हर एक पार्ट का जितना भी पीडीएफ वाला बनाता हूँ उसके सभी भी पीडीएफ आपको प्रोवाइड होते हैं। ठीक है दोस्तों, वो आप डिस्क्रिप्शन में नीचे जाके आराम से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, कटिंग चीजल का कटिंग एज। बस मेन पॉइंट पे ध्यान रखिए पूछ क्या रहा है। बाकी क्वेश्चन तो आप पूरा पढ़िए, लेकिन मेन वहां पे आपको ध्यान रखना है। थोड़ा सा उनुत्तर, उनुत्तर को क्या कहते हैं? उत्तल कहते हैं, कॉन्वेक्स कहते हैं। तो ये भी आप तीनों नाम याद रख लीजिए। ठीक है, क्यों बनाया जाता है? तो दोस्तों, इसका जो हमारा सही आंसर है वो है हमारा कि कार करते समय चीजल हमारे कटिंग जॉब में धसे नहीं, वो हल्का सा कॉन्वेक्स बना दिया जाता है। ठीक है, कॉन्वेक्स बनाने को उसको, और ये ज्यादातर फ्लैट चीजल में ही होता है। तो ये इस वजह से बनाया जाता है कि जिससे हमारा कार्य करते समय जो है चीजेल उसमें धसे नहीं। अगर वो पूरी फ्लैट उसकी जो कटिंग एज है उसको कर दिया जाएगा, तो हम जैसे ही उसको कटिंग करेंगे वो हमारी जो है उसके अंदर घुस जाएगी और हमारी कटिंग जो है वो ठीक से नहीं हो पाएगी। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों, जब चीजल के बारे में बात हो रही है तो चीजल के बारे में एक चीज जान लीजिए, किस धातु की बनाई जाती है? तो चीजल हमारी हाई कार्बन स्टील की बनाई जाती है। और अलग अलग जो चीजलें होती हैं उनका अलग अलग काम के हिसाब से उनके आकार और आकृति होती है। ठीक है, तो उसके बारे में अगले क्वेश्चनों में आपको बताऊंगा। तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, प्रायः शाफ्ट में चाबी घाट, चाबी घाट को हम कीवे कहते हैं, नालियां, नालियों को हम ग्रुप कहते हैं, बनाने में प्रयुक्त सही चीजल का चयन करें। तो दोस्तों, इसके लिए जो हमारी चीजल होती है वो हमारी केप चीजल होती है। केप चीजल को हम क्रॉस कट चीजल भी कहते हैं। ठीक है, तो क्रॉस कट चीजल हो या केप चीजल हो, इसको आप विशेष कर ध्यान रखिए। ये हमारा जो है चाबी घाट बनाने के और नालियां बनाने यानी कि ग्रुप बनाने के काम में आता है। ठीक है, और चीजल हमारी किस धातु की बनी होती है? चीजल हमारी होती है हाई कार्बन स्टील की, भले वो राउंड चीजल हो, डायमंड पॉइंट चीजल हो या वेब चीजल हो। ये दोस्तों जितनी भी चीजलें हैं ये सब हमारी कोल्ड चीजल की श्रेणी में आती है। चीजल हमारी 2 प्रकार की होती हैं। कौन सी? हॉट चीजल और कोल्ड चीजल। हॉट चीजल वो होती है जो फोर्जिंग शॉप में प्रयोग की जाती है, और कोल्ड चीजल वो होती है जो ठंडी अवस्था, मतलब हमारा नॉर्मल कंडीशन में जॉब है, उसमें हमें कोई ऑपरेशन करना है, उसकी कटिंग करना है, तो उसमें जो भी चीजल प्रयोग होगी वो सभी चीजल हमारी जो होंगी वो हमारी कोल्ड चीजल में आती है, यानी कि वो ठंडी छेनी में आती है। ठीक है, और चीजलों के बारे में आगे देख लेते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 3, बाल बेरिंग के अंदर, किसके अंदर? बाल बेरिंग के अंदर तेल की नालियां बनाने के लिए अधिकतर किस छेनी का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, 3 चीजें हमको मिल गई। बाल बेरिंग है, उसके अंदर हमें ग्रुप बनाना है नालियों से, मतलब। ठीक है, या इसको ऑयल पॉकेट भी कहते हैं कि ऑयल पॉकेट बनाने के लिए। दोस्तों, इसके लिए जो हमारी चीजल प्रयोग की जाती है इसको कहते हैं हाफ राउंड नोज। ठीक है, इसकी नोज जो होती है वो हाफ राउंड में होती है। तो इस चीजल का प्रयोग जो अधिकतर हम करते हैं वो अधिकतर हम किसके लिए करते हैं? बेरिंग के अंदर हम जो है ऑयल पॉकेट यानी कि नालियां बनाने के लिए करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे और भी चीजें ले दी हैं, इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। मैंने पिछले क्वेश्चनों में नहीं बताया, ये फ्लैट चीजल जो होती ये वर्कशॉप में साधारण कार्यों के लिए प्रयोग की जाती है। लेकिन अगर कभी क्वेश्चन में आ जाए कि उभरे हुए भाग को चिपिंग करने के लिए किस चीजल का या छेनी का प्रयोग किया जाता है, तो वहां पे फ्लैट चीजल ही हमारा सही आंसर होगा। साधारण कार्यों के लिए तो होती है, उभरा हुआ कोई भाग है वहां पे चिपिंग करने के लिए फ्लैट चीजल सबसे उपयुक्त होती है। ठीक है, तो ये ध्यान रख लीजिए। क्रॉस कट चीजल आपको भी बताया, केप चीजल इसको कहते हैं, और ये किस काम आती? कीवे, चाबी घाट। चाबी घाट आप याद कर लीजिए, क्रॉस कट से चाबी घाट। ठीक है, और आपका जो हाफ राउंड नोज है ये बॉल बेरिंग। और काउ माउथ चीजल जो होता है इसका प्रयोग किया जाता है जो हमारी कास्टिंग सरफेस होती है, यानी ढलाई के बाद वहां पे जो रफनेस बन जाती है उसको चिपिंग करने के लिए, और हमारा जो सीट मेटल होता है उसमें गोल छेद करने के लिए, और हमारा चमड़ा हो या लेदर हो उसके जो होते रबड़ का वाशर बनाता है, यानी उसके वाशर काटने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। और जो रिविट का हेड है, जो रिविट का हेड है उसको चीजल के द्वारा साफ किया जाता है। तो इसके बहुत सारे काम है, इसको आप ध्यान से देख लीजिए, इसको मैं लिख के भी दे रहा हूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, जॉब में चैन ड्रिलिंग करते समय किस प्रकार की चीजल का प्रयोग किया जाता है? अब चैन ड्रिलिंग आप जान लीजिए क्या होता है। मान लीजिए ये हमारा कोई जॉब है, ठीक है,
अब हमको इसका बीच का हिस्सा निकालना है, ये हिस्सा हमको काट के अलग करना है। अब हम इसको कैसे अलग करेंगे भाई, यहाँ पे हेक्सा भी नहीं चल सकता, कोई टूल भी नहीं चल सकता, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम ड्रिल से होल करते हैं, ढेर सारे होल कर देते हैं थोड़ी थोड़ी दूर पे, ठीक है ना। अब ये होल हमने कर दिए ताकि ये इसको हम काट के आराम से, ये हमने इसके ढेर सारे होल कर दिए, ठीक है। अब इन होलों के बीच में जो थोड़ा थोड़ा सा मटेरियल बचा है, यहाँ पे आप देख रहे हैं जहाँ पे मेरा माउस क्लिक है, तो इन मटेरियल को काटने के लिए एक चीजल प्रयोग की जाती है जिसको हम कहते हैं वेब चीजल। तो जान लीजिए, जब हमें किसी जॉब के बीचों बीच से कोई धातु काटनी है जहाँ पे हम हेक्सा प्रयोग नहीं कर सकते, कोई दूसरा कटिंग या कटर प्रयोग नहीं कर सकते, तो वहां पे हम इस चीजल का प्रयोग करते हैं। और एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं हम। काऊ माऊ चीजल का जो प्रयोग किया जाता है रिवेटिंग हेड को साफ करने के लिए, कास्टिंग मटेरियल जो होता है उसकी रफनेस को साफ करने के लिए, या उस पे कास्टिंग मटेरियल पे जो हमारे चिपिंग करने के लिए। क्रॉस कट चीजल का जो प्रयोग किया जाता है वो हमारा किया जाता है चाबी घाट या कीवे या ग्रूव्स नालियां बनाने में। और डायमंड पॉइंट चीजल का प्रयोग किया जाता है हमारा वी ग्रुप। मान लीजिए कोई हमारे इस प्रकार का ग्रुप बनाना है बी ग्रुप, तो वहां पे हम डायमंड पॉइंट चीजल का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और चैन ड्रिलिंग के लिए आपको वेब चीजल, ठीक है। तो ये रिवीजन भी आपके करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अब हमारा हेक्सा से चालू हो गया है, और भी जो चीजल के क्वेश्चन छूट गए हैं वो अगले पार्ट में मैं कवर कर दूंगा, एक ही साथ सारे क्वेश्चन लाना ठीक नहीं था। क्वेश्चन नंबर 5, हेक्सा फ्रेम प्राय किस धातु का बनाया जाता है, ठीक है। व्हाट इज द मटेरियल ऑफ हेक्सा फ्रेम। तो हमसे मटेरियल पूछ रहा है। मटेरियल बहुत से क्वेश्चन आते हैं कंपोनेंट्स के, पार्ट्स के, टूल्स के, जो हमसे पूछ लेता है। तो दोस्तों ये हमारा माइल्ड स्टील होता है। एक बात आप ध्यान रखिए, कोई कटिंग टूल होगा वो हार्ड मटेरियल जैसे हाई कार्बन स्टील, आपका हाई स्पीड स्टील, टंगस्टन स्टील, इन सब चीजों से बना होगा। लेकिन अगर कोई नॉर्मल चीज है तो वो आपको कभी भी हार्ड मटेरियल से नहीं होगा, वहां पे आपको कास्ट आयरन मिल जाएगा या फिर माइल्ड स्टील मिल जाएगा, ठीक है। तो हेक्सा फ्रेम जो है वो कटिंग नहीं करता, हमारा हेक्सा ब्लेड कटिंग करता है, ठीक है। तो ये हमारा माइल्ड स्टील का बनाया जाता है। और हेक्सा फ्रेम हमारे 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा फिक्स टाइप, दूसरा होता है हमारा एडजस्टेबल टाइप, और तीसरा होता है हमारा डीप कटिंग हेक्सा फ्रेम, ठीक है। तो ये तीनों हेक्सा फ्रेम के बारे में भी आप जान लीजिए। और जैसे क्वेश्चन हमारा बन जाता है, डीप कटिंग हेक्सा फ्रेम का प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो डीप कटिंग हेक्सा फ्रेम का प्रयोग वहां किया जाता है जहां पे हमें अधिक गहराई, यानी वहां पे मटेरियल हमें काफी अंदर तक काटना है, तो वहां पे हमें उसके जो, मान लीजिए ये हमारा कोई जॉब है, ठीक है, यहाँ और यहाँ तक हमको इसको काटना है, और नॉर्मल हेक्सा फ्रेम यहाँ तक जाता नहीं है, और डीप कटिंग हमारा थोड़ा गहरा हेक्सा फ्रेम होता है जिसकी मदद से हम यहाँ तक इसका कटिंग कर पाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ऑल हार्ड ब्लेड में हार्ड एंड टेम्पर्ड होता है। मतलब क्वेश्चन हमसे कहना चाह रहा है कि जो ऑल हार्ड एक्सा ब्लेड होती है उसमें हार्ड एंड टेम्पर्ड कहाँ पे होता है, ठीक है, क्योंकि यह ऑप्शन पढ़ के आपको हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो पिन होल को छोड़कर शेष ब्लेड में, ठीक है। और किसको छोड़ना है, पिन होल। और पिन होल में क्यों हार्ड एंड टेम्पर्ड नहीं किया जाता, अगर पिन को भी हम हार्ड एंड टेम्पर्ड कर देंगे तो हार्ड धातु की एक खासियत होती है कि वो झटका पड़ने पे सट से टूट जाती है, ठीक है। तो झटका पड़ेगा कब, जब उसको टाइट करेंगे या कुछ भी करेंगे तो वो टाइट ही करते समय टूट जाएगा, तो उसको कभी भी हार्ड नहीं किया जा सकता, ठीक है। और एक क्वेश्चन और यहाँ से बनता है कि हेक्सा ब्लेड की लंबाई कहाँ से ली जाती है। तो जो हेक्सा ब्लेड होता है उसके जो 2 पिन होते हैं जिसकी मदद से हम उसको पकड़ते हैं फ्रेम में, उन पिन के बीच की जो दूरी होती है वही हमारी हेक्सा ब्लेड की लंबाई होती है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आप इसको याद रखिए। अब बात हो रही है हमारी हेक्सा ब्लेड की, ठीक है। ब्लेड हमारे जो होते हैं साधारणतः 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है ऑल हार्ड और एक होता है हमारा फ्लेक्सिबल, ठीक है। फ्लेक्सिबल वाले में क्या होता है, सिर्फ हमारे उसके जो दांते होते हैं, मान लीजिए हेक्सा ब्लेड हमारा ऐसा होता है, उसके जो तीत होते हैं जिसकी मदद से आप कटिंग करते हैं, तो उसके सिर्फ ये दांते हार्ड होते हैं, ठीक है ना। और पूरा जो ब्लेड होता है वो सॉफ्ट होता है। और वो ब्लेड की एक खासियत होती है कि वो जल्दी टूटता नहीं है। और ऑल हार्ड ब्लेड क्या है, जरा से भी झटका लगा या जरा सा भी कुछ आपका तिरछा हुआ हेक्सा तो तुरंत उसकी ब्लेड जो है वो टूट जाती है, ठीक है। इस बात को भी ध्यान रखिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, पीतल, तांबा, एल्युमिनियम जैसी मुलायम धातु, देखो यहाँ एक शब्द आया मुलायम धातु, को काटने में किस प्रकार के ग्रेड वाले हेक्सा ब्लेड का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों ग्रेड जो आपके सामने लिखे हैं ये होते हैं हमारे कोर्स, मीडियम, फाइन, वेरी फाइन। कोर्स, मीडियम, फाइन, वेरी फाइन, ठीक है। और जो हमसे मुलायम धातु का पूछ रहा है तो कभी मुलायम धातु का है तो आप आंखें बंद करके कोर्स में लगा देना, ठीक है। कोर्स के बारे में आपको बताता हूँ। और कभी ज्यादा हार्ड मटेरियल के बारे में आ जाए तो वेरी फाइन, जस्ट उल्टा कर देना है। कई चीजें आपको कई बार सोचनी है, आपका जो क्वेश्चन आपको नहीं भी आता उसका भी आपको जवाब देना है, वो भी सही देना है। किस आधार पे देना है, कि हमें दूसरा क्वेश्चन आता है और ये उससे अगर विपरीत पूछ रहा है
तो हो सकता है इसका आंसर भी विपरीत में ही होगा। ठीक है, तो कई ऐसे पॉइंट है जिनको भी आपको दिमाग में रखना है एग्जामिनेशन हॉल में। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं कोर्स की। जो कोर्स ग्रेड वाला होता है वो हमारा 14 टीपीआई के होता है। टीपीआई का मतलब होता है टीथ पर इंच, यानी कि इसमें 1 इंच के अंदर 14 दांते होते हैं, 14 तीत होते हैं। ठीक है, हाँ, तो हम सीधे सीधे सबकी पिच देख लेते हैं। कोर्स ग्रेड वाला ब्लेड जो होता है उसकी जो पिच होती है वो हमारी 1.8 mm होती है। मीडियम वाला जो होता है उस ग्रेड की हमारी जो पिच होती है वो हमारी 1.4 mm होती है। और हमारा जो फाइन होता है इसकी जो पिच होती है वो 1 mm होती है। और वेरी फाइन जो होता है उसकी जो पिच होती है ये हमारी होती है 0.8 mm। ठीक है, जिसकी पिच जितनी कम है वो उतना ज्यादा फाइन है, और जिसकी पिच जितनी ज्यादा है वो उतना जो है हमारा कोर्स है। कोर्स यानी वो दूर दूर है उसके दांते। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रख लीजिए। और दोस्तों अब बात कर लेते हैं इनकी टीपीआई की, टीथ पर इंच। ठीक है, इसको भी हम सीरीज से देख लेते हैं। जो हमारा कोर्स ग्रेड वाला ब्लेड होता है ये जो हमारा होता है ये 14 टीपीआई का होता है। ठीक है, कितना, 14 टीपीआई। और हमारा जो दूसरा है मीडियम, तो मीडियम वाला कितना होता है, यह होता है हमारा 18 टीपीआई। जो फाइन ग्रेड वाला हमारा ब्लेड होता है उसके जो होता है हमारा कितना होता है, 24 टीपीआई। और हमारा वेरी फाइन जो होता है ये हमारा होता है 32 टीपीआई। ठीक है दोस्तों, तो कोर्स वाला 14, मीडियम वाला हमारा कितना 18, और फाइन वाला कितना हमारा 24, और वेरी फाइन वाला कितना हमारा 32। तो ये जरूर याद रख लीजिए, इससे क्वेश्चन आपका कहीं ना कहीं से बनता ही बनता है। ठीक है, तो इसमें देर जरूर लगी इस क्वेश्चन में, लेकिन आप इसको जरूर याद रख लीजिए। और जो हमारे हेक्सा ब्लेड होते हैं ये हमारे हाई कार्बन स्टील के, हाई स्पीड स्टील के बनाए जाते हैं आवश्यकता अनुसार कार्य के हिसाब से। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, पतले सेक्शन वाले पाइप व ट्यूब को काटने के लिए हेक्सा ब्लेड में सर्वाधिक उपयुक्त पिच होगी। ठीक है, तो यहाँ पे पतले जो अब आ गया, तो पतले का से मतलब क्या है, अगर हम उसमें कोर्स ब्लेड चलाएंगे तो वो उसमें फंस जाएगा, क्योंकि उसके जो दांते होते हैं वो दूर दूर होते हैं। यहाँ पे हमको फाइन चाहिए, और फाइन जो पिच होती है किसकी होती है, अभी आपको बताया सबसे फाइन जो होती है 0.8 mm जो होती है वेरी फाइन ग्रेड वाले ब्लेड की होती है। और इसका टीपीआई भी आप याद रखिए, इसकी टीपीआई होती है 32 टीपीआई। 32 टीपीआई का मतलब 1 इंच में 32 इसके दांत होते हैं। ठीक है, और पिच क्या होता है, एक दांत से दूसरे दांत के बीच की ये जो दूरी है इसको कहते हैं हम पिच। तो पिच याद रखिए और टीपीआई जरूर से जरूर याद रख लीजिए। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हमारा ये है, क्वेश्चन नंबर 9, हेक्सा ब्लेड में दांतों की सेटिंग। आ गया ना क्वेश्चन सेटिंग वाला, करने का उद्देश्य क्या है। अभी आपको मैंने बताया था कि हेक्सा ब्लेड को अगर आपने चलाते समय जरा से भी तिरछा किया या उसमें गलत स्ट्रोक में आपने ताकत लगाई या आपका ध्यान जरा से भी भटका तो वो तुरंत टूट जाता है, वो शर्माता नहीं है टूटने के लिए। तो हमारे जो हेक्सा ब्लेड होता है तो उसका मेन काम होता है कटिंग के घर्षण को कम करना। अब जो हमारा ब्लेड होती है उसकी जो सेटिंग की जाती है वो इस प्रकार से की जाती है कि जिस स्लॉट में वो कटिंग कर रहा है वो ब्लेड की मोटाई से अधिक होता है। मान लीजिए ब्लेड की हमारी जो मोटाई होती है वो 0.8 mm होती है। ठीक है, 1 mm से भी कम होती है, लेकिन वो जो ग्रुप बनता है वो 1 mm तक बनता है। ठीक है, 1 mm से अधिक भी हो जाता है। वो क्यों होता है, क्योंकि हमारे जो दांते होते हैं वो जिग जैग में होते हैं। 3 प्रकार की सेटिंग होती है, सिंगल स्पेसिंग सेटिंग, डबल स्पेसिंग सेटिंग, और हमारा जिग जैग सेटिंग। ठीक है, तो इस सेटिंग के बारे में मैं आगे आपको बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो आप ये ध्यान रख लीजिए, घर्षण को कम करना, फ्रिक्शन हमारा कम हो जाता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, कास्ट आयरन की कटिंग के लिए सर्वाधिक ग्रेड का हेक्सा ब्लेड होता है। दोस्तों कास्ट आयरन एक ऐसा मटेरियल है जो हर जगह परेशान करता है, चाहे वेल्डिंग हो, चाहे फोर्जिंग हो, चाहे लुब्रिकेंट हो, चाहे वेल्डिंग हो, हर जगह आ जाता है। इसका कुछ ना कुछ किस्में का होता है, क्योंकि इसकी क्वालिटी सबसे अलग है। ठीक है ना, तो इसके बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर है वो है मीडियम। तो मीडियम ग्रेड का जो ब्लेड होता है वो हमारा कास्ट आयरन और माइल्ड स्टील दोनों मटेरियल के लिए हमारा जो होता है उपयुक्त होता है। ठीक है ना दोस्तों, ये थोड़ा हमारा एल्युमिनियम और तांबा से थोड़ा हार्ड होता है और हमारे दूसरे हार्ड मटेरियल से थोड़ा कम हार्ड होता है। ठीक है, तो मीडियम में होता है, इस वजह से ये मीडियम ब्लेड इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब इसकी बात कर लेते हैं पिच की। दोस्तों इसकी जो पिच होती है वो होती है 1.4 mm। ठीक है, 1.4 mm इसकी पिच होती है, और इसकी जो टीपीआई होती है ये 18 टीपीआई होती है। ठीक है ना, तो इसकी पिच और टीपीआई दोनों चीज आप जरूर याद रख लीजिए। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, हेक्सा के द्वारा कटिंग करते समय ताकत का प्रयोग किया जाता है।
तो दोस्तों हमसे जब पूछ रहा है, आपने कभी हेक्सा चलाया होगा या चलाते हुए देखा होगा, तो जो भी कारीगर होता है वो जब हेक्सा चलाता है तो पहली बात तो सीधा चलाता है, प्लस आपने देखो आगे चलाते समय वो ताकत लगाता है, जब वापस उसको पीछे लाता है खींच के, उस समय उसकी ताकत लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। क्योंकि हेक्सा ब्लेड फॉरवर्ड यानी कि आगे वाले स्ट्रोक में, अग्र स्ट्रोक में तो वो कटिंग करता है, लेकिन बैकवर्ड स्ट्रोक में वो किसी प्रकार की कोई कटिंग नहीं करता, ठीक है। तो हमारा फॉरवर्ड स्ट्रोक जो है इसका सही आंसर होगा, ठीक है। और जो हमारा हेक्सा ब्लेड होता है, जब उसको हम हेक्सा फ्रेम में बांधते हैं तो उसकी दांतों की सेटिंग भी हेक्सा ब्लेड के फॉरवर्ड स्ट्रोक की तरफ ही करते हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, रेती के किस भाग को हार्ड एंड टेम्पर्ड नहीं किया जा सकता। आ गया ना बच्चों वाला क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये होता है हमारा टैंग। क्यों नहीं होता, ये थोड़ा हार्ड हो जाएगा। हार्ड इस वजह से हो जाएगा, टैंग में हम हार्ड इसलिए नहीं करते कि हम जब टैंग में हत्था लगाते हैं, जिसको हैंडल कहते हैं, उसको हम ठोक के लगाते हैं, अगर वो हार्ड होगा तो वो उसी झटके में ही टूट जाएगा। आप सोचेंगे कि लोहा है वो भी हार्ड है और एक झटके में टूट जाएगा, तो दोस्तों वो उसकी क्वालिटी होती है, उसका प्रॉपर्टी होती है, उसके गुण होता है, जो उसकी हार्डनेस, जो उसको झटके को सहन करने के लिए उसको कमजोर कर देती है, ठीक है। तो कभी भी देख लीजिएगा आप, ऐसे झटके वाले जगह पे कभी भी हार्ड मटेरियल नहीं यूज किया जाता, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, ट्रायंगुलर फाइल की प्रत्येक भुजा का कोण कितना होता है। आपने दोस्तों ट्रायंगुलर फाइल तो देखी होगी, ठीक है ना, जिसको त्रिकोण फाइल कहते हैं, ठीक है ना। तो वो दोस्तों जो फाइल होती है उसकी प्रत्येक भुजा का जो कोण होता है वो 60 डिग्री होता है, वो ऐसे आकार की होती है भाई। तो ये होती है हमारी त्रिकोणमिति, और इसका यानी कि हमारी 3 भुजा है, तो 180 को 3 भागों में बांट दो तो 60 डिग्री हो गया, ठीक है। ये सब तो खैर नहीं पूछेगा क्वेश्चन आपसे। अब बात कर लेते हैं ट्रायंगुलर फाइल का प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो ट्रायंगुलर फाइल का प्रयोग जो किया जाता है वो वी ग्रुप बनाने में, या बी स्लॉट होता है उसकी फिनिशिंग करने के लिए, या उसकी फाइलिंग करने के लिए इसका प्रयोग अधिकतर किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, किसी वर्क पीस में बनी 90 डिग्री वाली संलग्न फिनिश भुजा को खराब होने से बचाने के लिए किस रेती का प्रयोग उपयुक्त होता है। तो दोस्तों हमारा कोई मान लीजिए जॉब है इस प्रकार से, ठीक है ना, और इसकी एक ये भुजा बात कर रहा है, ठीक है ना, ये मान लीजिए हमारा जॉब है और यहाँ पे हमको फाइलिंग करनी है, ठीक है ना। लेकिन हमारी जो ये भुजा है, ये बगल में 90 डिग्री वाली भैया, ये खराब नहीं होनी चाहिए, वो हमसे क्वेश्चन पूरा, ये खराब नहीं होनी चाहिए, और यहाँ पे हमको फाइलिंग भी करनी है। तो ऐसी कौन सी फाइल लें, तो वो हमारी होती है हैंड फाइल, ठीक है। और हैंड फाइल की 2-3 क्वालिटी होती है, वो भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। हैंड फाइल जो होती है वो हमारी एक साइड उसकी जो होती है उसको कहते हैं सेफ एज, उस पर तीत नहीं कटे होते, वो फिनिश होती है, ठीक है। वो बिल्कुल प्लेन होती है, उस पर कोई साइड में कोई इसमें दांते नहीं कटे होते, उसको सेफ एज कहते हैं। तो उसका प्रयोग अधिकतर यहाँ पे किया जाता है। मान लीजिए इस पे हम फाइलिंग करेंगे तो हमारी साथ वाली भुजा जो है वो खराब नहीं होगी। दूसरा जो हमारी हैंड फाइल होती है, इसका प्रयोग फिनिशिंग के लिए किया जाता है क्योंकि ये महीन होती है काफी। और तीसरा हमारा जो होता है हैंड फाइल पूरी हमारी फ्लैट होती है, मतलब ये हमारी जो सभी हमारी जो फाइलें होती हैं, ये हमारी 1/3 जो होती है टेपर में होती है, ठीक है ना, और 2/3 हमारी क्या होती है, समांतर होती है। लेकिन हैंड फाइल में कोई ट्रेपर नहीं होता, ये पूरी की पूरी ही समांतर होती है, ठीक है। तो ये भी आप याद रख लीजिए। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, फाइबर व सीसा की रेताई के लिए निम्नलिखित रेतियों में किसका प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों फाइबर हो, सीसा हो, या फिर लकड़ी हो, ठीक है। कभी कभी लकड़ी सभी जानते हैं, तो लकड़ी आपको नहीं दिया है ऑप्शन में। तो ये हो गया हमारी रास्प कट। रास्प कट एक ऐसी फाइल होती है जो उभरी हुई होती है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 16, सर्कुलर कट फाइल का दूसरा नाम क्या है। तो दोस्तों सर्कुलर कट जो फाइल है उसका दूसरा नाम हमारा विक्सन फाइल है, ठीक है। और इसका एक तीसरा नाम भी है, तो वो भी लिख लीजिए आप, उसको कहते हैं रिजिड, रिजिड फाइल, ठीक है। तो सर्कुलर कट, विक्सन फाइल और रिजिड फाइल, इसका 3 नाम है, ठीक है ना। तो इन नामों को जरूर याद रख लीजिए। और इसका जो प्रयोग किया जाता है दोस्तों, जो सर्कुलर कट फाइल होती है उसका प्रयोग जो किया जाता है वो गोल जॉब में किया जाता है, यानी सतह को हमको गोल बनाना है, तो वहां पे हम इसको फाइल को आगे पीछे बराबर से चलाते हुए उस सतह को गोल कर लेते हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, ड्रिल, जिसको हम बर्मा भी कहते हैं, का वह भाग जिसके द्वारा उसे ड्रिल चेक या मशीन स्पिंडल में पकड़ा जाता है, ठीक है दोस्तों। तो ये होता है हमारा सैंक। और सैंक के आधार पे हमारे जो ड्रिल होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। किस किस के प्रकार के होते हैं, एक होता है हमारा स्ट्रेट सैंक ड्रिल, और दूसरा होता है हमारा टेपर सैंक ड्रिल। जो स्ट्रेट सैंक ड्रिल होता है इसको पकड़ने के लिए आपको ड्रिल चक की जरूरत पड़ती है, ठीक है। और जो हमारा टेपर सैंक ड्रिल होता है
इसको पकड़ने के लिए हमें डायरेक्ट भी हम इसको मशीन के स्पिंडल में पकड़ सकते हैं, ठीक है। और उसको ड्रिल चक के साथ भी पकड़ते हैं, लेकिन हम उसको डायरेक्ट भी पकड़ सकते हैं, ठीक है। और ड्रिल हमारे किस धातु के बनाए जाते हैं, ये हमारे हाई कार्बन स्टील, हाई स्पीड स्टील के बनाए जाते हैं, ठीक है। और एक बात याद रख लीजिए, ड्रिल का चयन हमेशा किया जाता है जिस धातु पे हमको होल करना है वो धातु कितनी हार्ड है, ठीक है, उसकी हार्डनेस के हिसाब से, यानी धातु के आधार पे चयन होता है कि हार्ड है कि सॉफ्ट है, कौन सा ड्रिल हमको चाहिए। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, फ्लैट ड्रिल का कोण कितना होता है, ठीक है। यहाँ पे कोण होगा, ठीक है। तो कोण हमारा जो होता है वो होता है हमारा 90 डिग्री, ठीक है। तो कोण हमारा 90 डिग्री हो गया, क्योंकि उसमें बस ऐसे ही बना होता है, कोई खास नहीं होता, और उसका प्रयोग बहुत ही कम किया जाता है। और एक क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि फ्लैट ड्रिल का प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो फ्लैट ड्रिल का प्रयोग जो किया जाता है अधिकतर सॉफ्ट मटेरियल यानी कि लकड़ी, तो कारपेंटर शॉप में इसको आपको मिल जाएगा ये ड्रिल, वहाँ पे ये प्रयोग किया जाता है। क्योंकि इसमें चिप्स निकलने की कोई व्यवस्था नहीं होती है, ये बहुत ही जल्दी हीट हो जाता है, गर्म हो जाता है, और इसके कटिंग एज जो होते हैं वो ब्लंट हो जाते हैं। तो इसको धातु के लिए नहीं प्रयोग किया जाता, इसको हम जो है लकड़ी वगैरह या फाइबर वगैरह में प्रयोग करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, ट्विस्ट ड्रिल का सामान्य लिप क्लियरेंस एंगल कितना होता है। तो इसका जो लिप क्लियरेंस एंगल होता है नॉर्मली, ये हमारा 12 से 15 डिग्री होता है, ठीक है दोस्तों। तो ये भी आप याद रख लीजिए, लिप क्लियरेंस एंगल। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 20, हार्ड धातुओं के लिए हेलिक्स एंगल कितना होता है। यहाँ पे आ गया हेलिक्स एंगल। हेलिक्स एंगल के बारे में थोड़ा जान लीजिए, हेलिक्स एंगल होता क्या है। हेलिक्स एंगल जो होता है वो हमारा जिस कोण में फ्लूट कटे होते हैं, फ्लूट क्या होता है, जो आपने देखा होगा धारियां बनी होती हैं, नालियां बनी होती हैं, उस पर एक मोटी सी लेयर आई होती है जिसको फ्लूट कहते हैं। फ्लूट का काम क्या होता है, उसकी मदद से हमारे चिप्स जो होते हैं वो बाहर आ जाते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हेलिक्स एंगल की। तो हेलिक्स एंगल हमारे जो होते हैं फ्लूट जिस एंगल पे बने होते हैं उसको हम जो कहते हैं हेलिक्स एंगल कहते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके कोण की। तो हमारा 10 से 13 डिग्री होता है, ये नॉर्मल यानी नॉर्मल धातुओं के लिए, जैसे लो कार्बन स्टील वगैरह हो गया इसके लिए। और 13 से 16 ये हमारा होता है हार्ड धातुओं के लिए, ठीक है। तो हार्ड धातुओं के लिए हमारा होता है 13 से 16 डिग्री, ठीक है ना। जैसे हमारा हाई कार्बन स्टील हो गया या और भी हार्ड मटेरियल हो गया, तो वहां पे इसका प्रयोग कर लिया जाता है। और तीसरा हमारा होता है 35 से 40 डिग्री। तो 35 से 40 डिग्री जो होता है वो हमारा सॉफ्ट धातु के लिए, और हमारा जो होता है टफ धातु के लिए, उसके लिए उसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रख लीजिए, पहले नॉर्मल 10 से 13, और जो हमारा हार्ड है 13 से 16, और जो हमारा सॉफ्ट है उसके लिए हमारा 35 से 40, ठीक है। तो ये एंगल भी आप याद कर लीजिए। तो अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, किसी 70 mm वाले ड्रिल सैंक पर कौन से नंबर का मोर्स टेपर बना होता है, ठीक है ना दोस्तों। तो मोर्स टेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे आपका लेथ मशीन स्पिंडल हो या आपका लेथ ड्रिल मशीन स्पिंडल हो या हमारा ड्रिल ही क्यों ना हो, इन सभी पे हमारा मोर्स टेपर कटा होता है, ठीक है। तो 70 mm के लिए हमारा जो होगा वो हमारा 5 नंबर वाला जो होता है उस प्रकार का हमारा जो मोर्स टेपर प्रयोग किया जाता है। अब मोर्स टेपर जो हमारे आते हैं जिनको हम एम्प्टी नंबर कहते हैं, ये 6 होते हैं, ठीक है। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5। तो आप ये देख लीजिए, ये मैंने लाइन से लिख दिए, इसको आप पढ़ लीजिए, इसमें सारे दिए कितने mm से कितने mm वाले को कितने नंबर में बांटा गया है, ठीक है। तो ये चार्ट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, कभी कभी इससे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, किस प्रकार की ड्रिल मशीन में एक से अधिक स्पिंडल, ठीक है ना, एक से अधिक स्पिंडल एक ही समय में अलग अलग स्पीड में चलाए जा सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर बता दूं, फिर बाद में इसके बारे में आपको अच्छे से बताता हूँ। तो इसका जो राइट आंसर है वो है गैंग ड्रिल मशीन। अगर आपने ये क्वेश्चन नहीं पढ़ा तो आप इसको मल्टी स्पिंडल ड्रिल मशीन तुरंत ऑप्शन लगा देंगे, जो कि हमारा बिल्कुल ही गलत ऑप्शन है। अब जो होती है हमारी मल्टी स्पिंडल ड्रिल मशीन, इसमें भी कई सारे स्पिंडल लगे होते हैं, कई सारे ड्रिल आप उसमें लगा सकते हैं, लेकिन इसमें जो एक कमी है वो है कि इसकी जो मोटर होती है वो एक ही होती है। तो सारे ड्रिल चलेंगे तो एक ही साथ चलेंगे और एक ही स्पीड पे चलेंगे, ये नहीं कि आप एक एक चला लो। लेकिन गैंग ड्रिल मशीन में एक ऐसी चीज होती है कि इसके हर एक स्पिंडल के लिए एक अलग मोटर लगी होती है, तो आप किसी भी स्पिंडल को अपनी स्पीड पे चला सकते हैं। यानी 4 अगर उसमें ड्रिल लगे हैं, 4 स्पिंडल लगे हैं, तो चारों को आप मन चाहे स्पीड में चला सकते हैं, ठीक है। तो ये अंतर होता है गैंग ड्रिल मशीन और मल्टी स्पिंडल ड्रिल मशीन में। यानी कि हमारी गैंग ड्रिल मशीन जो होती है वो हमारी मल्टी ड्रिल मशीन से ज्यादा अच्छी होती है। लेकिन मल्टी ड्रिल स्पिंडल मशीन जो प्रयोग की जाती है
ये हमारी मास प्रोडक्शन में की जाती है। मान लीजिए एक ही प्रकार का वहाँ जॉब बनना है, बार बार वही ऑपरेशन होना है, तो 4 जॉब एक साथ लगाए, चारों में एक ही ऑपरेशन होना है, एक ही स्पीड पे होना है, तो होता रहता है। और हमारी रेडियल ड्रिल मशीन, ये हमारी बहुत ही बड़े आकार की होती है, ठीक है दोस्तों। तो इसका प्रयोग जो किया जाता है वो बड़े आकार के जॉबों को जो होता है उस पर हमें सुराग करने के लिए फाइन एक्यूरेसी के साथ, तो वहां पे हमारा इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और पिलर ड्रिल मशीन, ये तो हमारी नॉर्मल ड्रिल मशीन होती है। पिलर का मतलब क्या है, जो सीधी सीधी खंबे की तरह लगी है उसको हम पिलर ड्रिल मशीन कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, किसी जॉब पर पहले से हुए सुराग को कुछ गहराई तक बड़ा करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो दोस्तों ये हमारी हो जाती है काउंटर बोरिंग। ये क्वेश्चन भी आप जानते होंगे, देख चुके होंगे। काउंटर बोरिंग क्या होती है? मान लीजिए ये हमारा कोई होल है, ठीक है ना। अब हमको होल है, लेकिन हमें ये होल हमारा 20 mm का है, लेकिन ये हमारी 10 mm तक हमें इसको बड़ा करना है, चौड़ा करना है, ठीक है। तो हमने 10 mm तक इसको इतना चौड़ा कर दिया। तो यही प्रक्रिया हमारी जो होती है काउंटर बोरिंग होती है। काउंटर बोरिंग का मतलब ये है हमारे एक निश्चित गहराई तक, जरूरी नहीं कि पूरा होल ही हमको बड़ा करना है, नहीं वो नहीं, एक हमें उसमें लंबाई ले ली 10 mm, 20 mm, 5 mm, उतना हमें केवल उसको बड़ा कर दिया, तो वो हमारी काउंटर बोरिंग होती है। इसमें हमारा जैसे एलन बोल्ट है, सॉकेट हेड स्क्रू है, ये सब बैठ जाते हैं। तो इस प्रकार के ऑपरेशन जो होते हैं वो काउंटर बोरिंग होते हैं। काउंटर सिंकिंग क्या होता है? अब मान लीजिए कोई हमारा होल है, ठीक है। अब इसको हमने कोनिकल शेप में बना दिया कुछ गहराई तक, ठीक है ना। तो ये हमारा काउंटर सिंकिंग हो गया, ठीक है। स्पॉट फेसिंग क्या है? मान लीजिए ये हमारा कोई हॉल है, तो इस होल के ऊपर जो भाग में है, जहाँ पे हमारा मान लीजिए यहाँ पे कोई बोल्ट आता, तो इसको हमने एक जो टूल होता है स्पॉट फेसिंग टूल कहते हैं, उसकी मदद से हमने इसकी ऊपरी सतह को एकदम प्लेन कर दिया, बराबर कर दिया, ताकि हमारा जो बोल्ट है वो आसानी से जाकर उसमें बैठ जाएगा, ठीक है। और ड्रिलिंग क्या होता है? किसी भी मटेरियल में, जॉब में हमें छेद करना है, वही हमारा ड्रिल हो जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, M5 टैप द्वारा टैपिंग करने के लिए ड्रिल साइज क्या होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर है 4 mm। अब ये 4 mm कैसे है? केवल आप एक मान लीजिए यहाँ 0.6, यहाँ M6 आ गया, M8 आ गया, तो एक तो एक चीज ध्यान रखिए, इसका निकालना का भी सीख लीजिए। अगर मान लीजिए 10 mm तक का दिया है, यानी कि जो हमारा M10 तक का दिया है अगर साइज, उसके लिए ड्रिल साइज निकालना है, तो हमारा एक सीधा सा ये चीज करना है। मान लीजिए हमारा 5 दिया था, ठीक है ना, कितना दिया 5, तो इसको हमें एक चीज से गुणा करना है जिसको हम कहते हैं 0.8, ठीक है ना। तो 0.8 से आप अगर 10 mm तक का आपको चाहिए, आप 0.8 से गुणा कर दीजिएगा, ठीक है। तो हमारा 0.8 से गुणा कर दीजिए, 8×5 = 40, ठीक है ना, ठीक है ना। 40 आया, लेकिन 1 दशमलव बाद 0, तो हमारा 4 mm आंसर निकल के आ गया। अगर 10 mm तक का चाहिए तो ये हमारा इसका फॉर्मूला चल जाएगा। तो 10 mm से अधिक हमारा जो फार्मूला होता है, तो ये फार्मूले आप लिखे हैं, ये भी देख लीजिए, ठीक है दोस्तों। तो उस हिसाब से भी हम आसानी से जो है निकाल सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, ट्विस्ट ड्रिल का पॉइंट एंगल किस बात पर निर्भर करता है? तो हमारा जो दोस्तों ड्रिल होता है, सबसे इंपॉर्टेंट जो बात होती है ड्रिल की जाने वाली धातु, तो ऑप्शन ए इसका हमारा राइट आंसर है। यानी हमें ड्रिल करना है, लेकिन हमें कहाँ पे ड्रिल करना है और किस धातु पे करना है, ये हमारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। ड्रिल के साइज से हमें कोई लेना देना नहीं है, वो ड्रिल चाहे 20 mm का हो, 10 mm का हो, इससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। कटिंग स्पीड से भी कोई खास फर्क नहीं पड़ता, मशीन के स्पिंडल से या मशीन के प्रकार से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन किस पे हमें ड्रिलिंग करनी है, हाई स्पीड पे करनी है, कास्ट आयरन पे करनी है, या हमें हाई कार्बन स्टील पे करनी है, तो मटेरियल के हिसाब से हमारा जो ड्रिल का पॉइंट एंगल है वो बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो जाता है, ठीक है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपके लिए ड्रिल की फीड किस पर निर्भर करती है, ठीक है। तो फीड के बारे में आपको थोड़ा पहले से ही बता देता हूँ। फीड जो दोस्तों होता है कि तो एक चक्कर में ड्रिल हमारा धातु के अंदर कितना धंसता है या कितना कटिंग करता है, वो उसकी फीड होती है। यानी कि हमने एक चक्कर में मारा और धातु जितनी कट गई, तो वही उसकी फीड हो गई। और इसको किस में डिनोट करते हैं? तो हम जो है फीड को प्रति चक्कर से भी नोट करते हैं, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान रख लीजिए, और इसका क्वेश्चन आपको अगर पता हो आंसर तो बताइएगा, इतना हार्ड ये नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों ITI से नौकरी चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। ओके दोस्तों, थैंक यू।